हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेंद्र सिंह। स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंस्ट्रक्शन नंबर 3/23 जो कि अभी इशू हुई है एंड इसमें क्या क्या आया है, क्या क्या गाइडलाइंस आई है, इसी के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। ये अभी इशू हुई है। इसके अंदर जीएसटी पॉलिसी विंग ने डायरेक्शंस दिए हैं। जीएसटी पॉलिसी विंग गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। उससे रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस आई हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, जीएसटी की लेटेस्ट ड्राइव अभी चल रही है जिसके अंदर जीएसटी ऑफिसर ऑलरेडी वेरीफाई कर रहे हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि फेक रजिस्ट्रेशन के लिए ये ड्राइव चल रही है। इस स्पेशल ड्राइव के ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वाली वीडियो भी आप इस वीडियो के बाद ज़रूर से देखना, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट अभी बात करते हैं कि इस गाइडलाइंस में क्या आया है। रजिस्ट्रेशन के अंदर अब और ज़्यादा दिक्कतें आपको आने वाली हैं। अगर आप अपने क्लाइंट को 1 हफ़्ते का टाइम देते थे तो उसको बढ़ा के 15-20 दिन तक का आपको कर देना है, क्योंकि इस गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्टली बोला गया है जीएसटी ऑफिसर को ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स को करेक्टली वेरीफाई करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी वेरिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड ये बात भी जान लो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं, तो ये गाइडलाइन भी आप ज़रूर पढ़ लेना। तो गाइज़, मैं ये पूरी गाइडलाइंस क्या है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी गाइडलाइन पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड लोग लंबी वीडियोस देखते नहीं हैं। बट मैं मेन जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोशिश करूँगा सारे कवर अप कर लूँ इस वीडियो में। बट इस पर अगर आपको कोई डिटेल्ड वीडियो तब भी चाहिए होगी तो कमेंट्स में आप लिख देना, मैं उस पर आपको डिटेल्ड वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 5 पे मैं सीधा जा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 में हमको बताया हुआ है द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर इश्यूड फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ टैक्स ऑफिसर्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर। जिसका मतलब है अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करने के लिए ये गाइडलाइंस बताई हुई हैं। कुछ गाइडलाइंस तो सेम है जिस तरह से अभी तक काम होता था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एज अ टैक्स पेयर, एज अ टैक्स प्रोफेशनल आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 5.2 में हमें ये देखने को मिलता है कि जब आप अपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक करता है कि वो लेजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, कहीं उसमें आपने कोई एडिट वगैरह तो नहीं किया। सारी चीज़ें चेक होती हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ ऐड किया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। फर्दर, टू द एक्सटेंट पॉसिबल द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं? अगर आप रेंटेड में हैं तो रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे देते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पे देते हैं, या फिर कंसेंट लेटर आप देते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह कोई भी ओनरशिप प्रूफ आप वहाँ पे देते हैं। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस को वेरीफाई करने की बात की जा रही है। क्रॉस वेरीफाइड फ्रॉम कहाँ से? क्रॉस वेरीफाइड फ्रॉम कहाँ से? मे बी क्रॉस वेरीफाइड फ्रॉम द publicly available sources such as websites of the concerned authorities such as land registry। जैसे दिल्ली की जो डीडीए की वेबसाइट है या फिर एमसीडी की वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के आप उस एड्रेस की, उस लोकेशन के कौन ओनर है वो पता कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, एग्जैक्टली तो चीज़ नहीं मिल सकती, बट यस पब्लिकली डाटा अवेलेबल होता है। तो डिपार्टमेंट को, ऑफिसर्स को ये एडवाइस किया गया है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करने के लिए आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी ने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो उसमें एक नंबर होता है, प्रॉपर्टी नंबर होता है। वो नंबर आप वहाँ पे डाल के वेरीफाई कर सकते हैं उसका ओनर वही है या नहीं है, और जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको नहीं भरना आता तो क्या करना है मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन अगर नहीं भी पे करना एंड आपको अगर आपका सीए नंबर पता है तो पेटीएम पे जाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोर्ड पे सिलेक्ट करो एंड सीए नंबर डालो, आपको ओनर का नाम पता चल जाएगा। तो ये टेक्निक हम यूज़ करते थे ऑडिट के टाइम पे, तो डिपार्टमेंट को भी बोला गया कि ये टेक्निक आप यूज़ कीजिए। उन्होंने तो बोला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बट येस देयर आर मैनी वेज टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स।
तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरीफाई करना है तो पेटीएम पे, फ़ोन पे CA नंबर डाल के बोर्ड सिलेक्ट करके ईज़िली आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि उसका ओनर वही है या फिर कोई और है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जो फेक GST लेते हैं वो फेक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बना लेते हैं, जिसमें बिल किसी और के नाम का होता है, उसमें नेम चेंज कर देते हैं, उसमें एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये बिल किसका है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी गाइडलाइंस हैं, टेक्निक्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो ये फाइंड करने के लिए कि ओनर कौन है। म्यूनिसिपैलिटीज़ का डाटा आप यूज़ कर सकते हो एंड लोकल बॉडीज़ का डाटा भी आप यूज़ कर सकते हो, जो जिसके बारे में यहाँ पे एडवाइस किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद बात करते हैं रिस्क कैटेगराइजेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इस गाइडलाइन के अंदर दिया गया है DGARM। अब DGARM क्या होता है? DGARM की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या करेगा ये? इन कोऑर्डिनेशन विद GST इन इज़ कंडक्टेड। क्या कंडक्ट कर रहा है? रिस्क रेटिंग एप्लीकेशन को। आप अगर GST एप्लीकेशन के फाइल करें, अगर आप अब GST एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो वहाँ पर रिस्क रेटिंग दी जाएगी कि इस एप्लीकेशन का रिस्क क्या है, हाई रिस्क एप्लीकेशन है या मीडियम रिस्क एप्लीकेशन है या फिर लो रिस्क एप्लीकेशन है। तो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क क्या फ़र्क पड़ेगा? पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ईच एप्लीकेशन मतलब जो भी आप नई GST की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे उसको प्रोफाइल किया जाएगा कि वो हाई रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है या लो रिस्क में है। इससे होगा क्या, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा ये मैं अभी बताऊंगा कि इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अकॉर्डिंगली प्रॉपर ऑफिसर को उस रिस्क बेस पर ही क्या करना है, एक्शन लेना है, स्पेशल अटेंशन देनी है उन एप्लीकेशन को जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आती हैं। वहाँ पे फिज़िकल वेरिफिकेशन भी कंडक्ट करना होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद बारी आती है पॉइंट नंबर 5.4 की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। पॉइंट नंबर 5.4 में द प्रॉपर ऑफिसर मे ऑल्सो चेक वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड ऑन द सेम पेन अर्लियर आइदर विद इन द सेम स्टेट और अदर स्टेट। इन सच केसेस द स्टेटस ऑफ said pen as well as the compliance record of the said GST may also be checked from the portal. The proper officer may also give due considerations and special attention to the cases involving inter alia the following circumstances. तो ये एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा। इसमें आप क्या बताया गया है, अगर उस पेन से कोई दूसरा GST नंबर ले रखा है तो उसका कंप्लाइन स्टेटस क्या है, सारे रिटर्न्स फाइल हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। ये अभी भी ऑफिसर्स जो हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पर 5 रिस्क पैरामीटर्स दे रखे हैं, स्पेशल अटेंशन उनको देना है इन सारे केसेस में। क्या क्या केसेस है ध्यान से सुनिएगा। पहला केस है वेयर एनी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन द पैन ऑफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कैंसल्ड प्रीवियसली। रजिस्ट्रेशन जो आपने लिया, आपने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की उससे पेन से पहले अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था जो कि कैंसल्ड हुआ तो आपका जो है हो सकता है फिज़िकल वेरिफिकेशन के चांसेस बन जाएं। सेकंड पॉइंट बताया गया है वेयर एनी रजिस्ट्रेशन obtained as the pen of the applicant is suspended at the time of verification of a new application of registration। वेरिफिकेशन के टाइम पे सस्पेंड हो गया तो भी क्या हो सकता है, आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। थर्ड बताया गया वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द पेन ऑफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिजेक्टेड प्रीवियसली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, जैसे कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई कोई नहीं दोबारा ट्राई कर लो, दोबारा रिजेक्ट हुई कोई नहीं तीसरी बार ट्राई कर लो। अब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या है, ऑफिसर्स को स्पेशल अटेंशन देनी है उन केसेस को जहाँ पे एक बार आपने अपना एप्लीकेशन फ़ाइल करी एंड वो रिजेक्ट हुई, उसके बाद भी आप बार बार अपने उसी सेम पैन कार्ड से एप्लीकेशन फ़ाइल करे जा रहे हैं। तो उन केसेस में अब क्या है, अब ऑफिसर को स्पेशल अटेंशन देनी है एंड हो सकता है आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी हो जाए। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है वेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द एप्लीकेंट अपीयर्स टू बी रिस्की बेस्ड ऑन लोकल रिस्क पैरामीटर्स। इसका मतलब है पैरामीटर्स के बेसिस पे जो आपकी लोकेशन है वो रिस्की लग रही थी, वो रिस्की लग रही है, उस केसेस में भी क्या होगा, अब स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा एंड आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है
whether the proof of address of the place of business prima facie appear to be suspicious doubtful on the basis of scrutiny of the application and the documents। तो इसमें बताया गया कि अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउटफुल लग रहा है, एड्रेस पे पहले ही जीएसटी नंबर है, तो दूसरा कहाँ से आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स। तो इन केस में भी अब क्या होगा, आपका जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ये 5 केसेस हमको बताए थे जहाँ पे स्पेशल अटेंशन देना है जीएसटी ऑफिसर को। साथ ही में अगर हाई रिस्क है तो वहाँ पर भी स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा जीएसटी ऑफिसर को। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होंगे कि इसमें टैक्स पेयर को घबराने की क्या ज़रूरत है, सब लोग क्यों बोले जा रहे हैं कि जीएसटी ऑफिसर सबके घर आएंगे चेकिंग करने, सभी के घर में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा है। तो गाइस रुको, देखो ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, पूरी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ो। अब आ जाते हैं 5.11, पॉइंट नंबर 5.11 पे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सारे पॉइंट्स में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि सारे प्रोसीजर सेम फॉलो होते हैं। पॉइंट नंबर 5.11 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्दर इवन इन केसेस वेयर एप्लीकेंट हैज़ अंडरगोन। इसका मतलब है आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया है, आप जीएसटी अप्लाई करते हो, आधार ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर देते हो, तो मन में एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि भाई कोई फिज़िकल वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, अब तो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी ऑनलाइन। अगर एप्लीकेशन में कुछ ऑब्जेक्शन भी आई तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, फिज़िकल वेरिफिकेशन का वहाँ कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट फिज़िकल वेरिफिकेशन of the place of business is essential to check the authenticity of applicant, the proper officer may get physical verification conducted in a time bound manner। मतलब आधार ऑथेंटिकेशन के बाद भी अगर आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है, अगर आप आधार OTP से वेरीफाई भी कर देते हो तब भी क्या है, डिपार्टमेंट का फ़ोन आ सकता है आपके पास कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है आपका। तो आपको उस केस में शॉक नहीं होना, क्योंकि नई इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियरली गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर इन द ओपिनियन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर उसको लगता है कि विज़िट करना चाहिए तो डेफिनेटली वो विज़िट कर सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन वाले केसेस के अंदर भी वो क्या है, विज़िट कर सकता है। अब आगे देखते हैं। अब काफ़ी लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि ये तो समझ आ गया कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे नए जीएसटी के लिए, जब हम अप्लाई करेंगे तब चलो आधार ऑथेंटिकेशन के बाद हमारा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन सब कह रहे हैं कि सारे ही जगह पे अब फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सारे बिज़नेस का फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा? तो देखिए, सारे बिज़नेस का फ़िज़िकल वेरिफिकेशन वैसे भी पॉसिबल नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन आगे का पॉइंट देखते हैं कि किस किस केसेस में डिपार्टमेंट फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा, किस किस केसेस में डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, जो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन आई थी, जो स्पेशल ड्राइव चल रही थी जीएसटी के अगेंस्ट, वहाँ पर कोई क्लियर कट चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन वहाँ पर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की बात की गई थी। उसी से रिलेटेड, उसी के कंटेक्स्ट में ये वाली इंस्ट्रक्शन आई है। बस फ़र्क ये है कि ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और वो फेक ड्राइव से रिलेटेड थी ना। बस अब आपको ध्यान से ये चीज़ याद रखना है कि आपका पैरामीटर्स बता दिए गए हैं कि किन किन केसेस में जीएसटी ऑफिसर आपके घर आ सकते हैं, ये बताया हुआ है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 में, फर्दर वेयर एवर द रजिस्ट्रेशन इज़ ग्रांटेड ऑन डीम्ड अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज के डेट पे बहुत कम डीम्ड अप्रूवल होते हैं। जीएसटी के अंदर एक टाइम लिमिट होती है कि आज के टाइम में वो 7 वर्किंग डेज़, अगर इन 7 वर्किंग डेज़ में डिपार्टमेंट आपकी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं लेता तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डीम्ड अप्रूव हो जाती है और आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट आजकल ये सिनेरियो बहुत कम डिपार्टमेंट बोलता है, सारे एप्लीकेशन को चेक करवाता है। एंड अब क्या है, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? डिपार्टमेंट बोलता है सारे एप्लीकेशन को चेक करो, बट स्टार्टिंग में बहुत सारे डीम्ड अप्रूवल हुए हैं। नोट कर लीजिए मेरे बात को कि स्टार्टिंग में बहुत सारे डीम्ड अप्रूवल हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर एवर द रजिस्ट्रेशन इज़ ग्रांटेड ऑन द डीम्ड अप्रूवल बेसिस। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, फिज़िकल वेरिफिकेशन हो सकता है। और ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब है कि और सारे केसेस हैं।
मतलब ध्यान रखिए यहाँ पे और लिखा है, तो मतलब 2 केसेस हैं कि एक में तो ये केस हो गया कि डीम्ड अप्रूवल का हो, और दूसरा केस हो गया आपका कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया हो थ्रू उन पैरामीटर्स जो कि मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 5.4 में। तो इन्होंने सीधा सीधा केसेस बताए हैं। इन्होंने बताया कि या तो अगर आपका डीम्ड अप्रूवल हुआ है, या फिर आपको जो ऊपर वहाँ पे पैरामीटर्स बताए थे 5.4 में, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद एक और केस दिया हुआ है कि एज़ वेल एज़ इन केस ऑफ हाई रिस्क रेटिंग, यानी पहला ये आपका डीम्ड अप्रूवल हुआ है, या दूसरा जो 5.4 में हम 5 केसेस पढ़ के आए थे उसमें फॉल करते हो, या तीसरा आपका रिस्क बेस जो है वो has been assigned to an application for registration ARN in DGARM report and where physical verification of the place of business was not conducted before grant of such registration। तो इन 3 बेसिस पे अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि अभी तक 2018 से 2019, 20, 21, 22 तक जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो आपका डीम्ड अप्रूवल हो जाता था। पुरानी आप किसी भी एप्लीकेशन देख लेना, उसमें लिखा होता था कि योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्रोविज़न ऑफ GST एक्ट। आजकल नहीं होता, आजकल ये बिल्कुल प्रैक्टिस होना बंद हो गया है। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 वर्किंग डेज़ का टाइम होता था, अब तो 7 वर्किंग डेज़ का टाइम कर दिया गया है, बट स्टार्टिंग में 3 वर्किंग डेज़ का होता था। तो मेनली ये जो वीडियो है इसको बनाने का यही पर्पज़ है, तो इसलिए मैंने बोला बहुत सारे बिजनेसेस पे इस बार फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के चांसेस हैं और इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके बिजनेसेस पे। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। एंड स्पेशल ड्राइव से रिलेटेड भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड एक और बात, अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए गाइस तो आप कमेंट्स पे ज़रूर लिख देना। एंड आपको GST से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा नंबर पिन कर दूँगा। एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको, आपकी यूट्यूब स्क्रीन पे भी हमारा फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। बाकी इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सिर्फ GST नहीं, हम लोग काफ़ी सारी लीगल एंड टैक्स सर्विसेज एंड IPR सर्विसेज में डील करते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो, GST रजिस्ट्रेशन हो, जेम रजिस्ट्रेशन हो, काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी काम से रिलेटेड। तो थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को एक बार फिर से देख लेना अगर वीडियो समझ नहीं आई हो। एंड बस मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।